हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे थे हम लोग, उसमें एग्जिट एग्ज़ाम आपका आरआरबी, एम्स और यूपी ट्रिपल एससी और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सब की तैयारी जो फार्मा पोर्शन है उनकी इस सीरीज़ के ज़रिए से हम शुरू कर रहे हैं। तो एक इसका पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर प्लेलिस्ट में नहीं जा पा रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको क्या है फर्स्ट पार्ट की लिंक मिल जाएगी। और हम आज पढ़ने वाले हैं पार्ट टू। ये कौन सा है? पार्ट नंबर 2 है इसका। ठीक है, कौन सा है ये? पार्ट 2 है। ठीक है, मैं तकरीबन हम आज 60 से 65 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बड़ी तेज़ी से चलूंगा, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक्सप्लेन करने की वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। विच रेगुलेट्स फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया? इंडिया के अंदर जो फार्मेसी एजुकेशन है, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा या क्या कहते हैं फार्मेसी में पीएचडी वगैरह करना है, तो उसको कौन रेगुलेट करता है? रेगुलेट करने का मतलब ये कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कब एग्जाम होंगे, कितने एग्जाम होंगे, कितने मार्क्स के एग्जाम होंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। और कहाँ पे इंस्टीट्यूट खोला जा सकता है, कौन इंस्टीट्यूट किसको अप्रूवल देना है, किसको रिजेक्ट करना है, समझ रहे? ये सारी चीज़ें जो भी है फार्मेसी एजुकेशन से रिलेटेड इंडिया के अंदर, उसको कौन रेगुलेट करता है? तो हमारा जो पीसीआई है वो करता है। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। व्हेन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था? 1949 के अंदर, जब फार्मेसी एक्ट आया 1948 के अंदर, उसके अंदर ये प्रोविजन है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया जाए। समझ रहे हैं? फार्मेसी एक्ट है, फार्मेसी एक्ट वो आया था 1948 के अंदर। उसके अंदर एक प्रोविजन, एक बात लिखी है कि हमारे यहाँ पे एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया जाए जो फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करे। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को बना दिया गया 1949 के अंदर, 1949 के अंदर। व्हाट इज द ऑफिशियल बुक दैट कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ ड्रग्स विद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर यूजेस? ये कह रहे हैं कि वो कौन सी ऑफिशियल बुक है, अपनी कंट्रीज की होती है, जिसके अंदर क्या है दवाओं के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और ख़ास तौर से होता है कि किस बीमारी में किस दवा को यूज़ करना है। समझ रहे हैं? ये बीमारी और इस बीमारी में कौन सी दवा को यूज़ करना है, तो उस किताब का क्या नाम होता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेशनल फॉर्मूलरी। क्या बोलते हैं? नेशनल फॉर्मूलरी। फार्माकोपिया एक अलग चीज़, उसमें दवा बनाने की पूरी विधि लिखी रहती है और उसमें यूजेस वगैरह भी है, लेकिन उसमें दवा बनाने की सारी बातें लिखी रहती हैं कि कब कैसे उसका टेस्ट करना है, क्या करना है, कितना कंटेंट लेना है, वो फार्माकोपिया होता है। इसमें मोनोग्राफ्स होते हैं। और नेशनल फॉर्मूलरी, इसमें दवा और बीमारी और उसका यूज़, ये सब सारी सारी चीज़ें इसमें होती हैं नेशनल फॉर्मूलरी के अंदर। व्हाट इज दी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन दैट प्रिपेयर्स एंड पब्लिश इंडियन फार्माकोपिया? इंडियन फार्माकोपिया को कौन छापता है? ऑटोनोमस का मतलब खुद मुख्तार। खुद मुख्तार मतलब ये कि अपने आप में वो आज़ाद है, किसी का उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, दबाव नहीं, वो जैसा चाहे वैसा ही छाप सकते हैं। ये कहने के लिए हो सकता है किसी का प्रेशर भी हो, बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं जो प्रेशर दिखाते हैं। तो ये कह रहे हैं इंडियन फार्माकोपिया क्या कहते हैं, वो कौन छापता है? जो बुक है फार्माकोपिया, उसको कौन छापता है? तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ठीक है, कौन छापता है? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। व्हाट इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया? इंडियन फार्माकोपिया की लेटेस्ट एडिशन क्या है? 9th एडिशन, या क्या कहते हैं 8th एडिशन, या 7th या 10th? कौन सा लेटेस्ट एडिशन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी से। 1 मिनट का मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए कौन सा है। एक है 10वां वाला 2025 में, या 2014, 2018, 2022? कौन सा आया सबसे लास्ट में? चलिए मैं बताता हूँ, सबसे लास्ट में जो आया वो 2025 वाला नहीं है, अभी 2025 में आया ही नहीं है। 2022 में 9th एडिशन आया था। बहुत सारी जो पुरानी बुक्स हैं जिसमें जिनको रिवाइज नहीं किया गया है, एडिशन नया नहीं आया, उसमें अभी लिखा होगा 2018, लेकिन क्या है 2022 के अंदर रिवाइज कर दिया गया। जैसे कि टीपी है, ठाकुर पब्लिकेशन वाली बुक है, आप उसमें देखेंगे तो अभी 2018 ही मिलेगा, इसलिए कि अभी वो पुरानी किताब लिखी हुई है, उसको रिवाइज नहीं किया गया है। तो 9th एडिशन कब आया था? 2022 के अंदर, और यही लेटेस्ट एडिशन है। अब इसके बाद कोई दूसरा एडिशन नहीं आया। एडिशन का मतलब क्या होता है कि नई, जैसे हर बार कुछ रिसर्चें होती हैं हर साल, तो कुछ उसमें मोनोग्राफ बढ़ाए जाते हैं, कुछ कमियां थी, कुछ खराबियां थी, कुछ रिसर्चें हुई, तो उनको ठीक करके एक नया एडिशन, नई किताब छापी जाती है, कुछ बढ़ा के, कुछ कमियां वगैरह को घटा के। यदि ब्रिटिश फार्माकोपिया कॉमनली नोन एज, ब्रिटिश फार्माकोपिया का शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो आसान है, बीपी। ठीक है। व्हेन कैम द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया? इंडियन फार्माकोपिया, फार्माकोपिया समझ में आ गया आपको? ये कह रहे हैं कि सबसे पहले किस सन के अंदर आया था? तो ये आया था 1955 के अंदर। सबसे पहला एडिशन कब आया था? 1955 के अंदर आया था फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन।
व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेशनल फॉर्मूलरी एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि एक मतलब ये क्या कहते हैं, यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट जो है में जो मतलब फार्माकोपिया छपता है तो उसी के साथ में उनका नेशनल फॉर्मूलरी भी छपता है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है। तो उसका शॉर्ट फॉर्म है उसको बोलते हैं USPNF, ठीक है, -NF। ये इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया प्लस नेशनल फॉर्मूलरी। अगला क्वेश्चन है, तो ये इसका राइट आंसर है, हु रोड दी बुक एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को किसने लिखा था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 9 देख रहे होंगे, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो मतलब मुझे सही नहीं लग रहा था, इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था, उसको मैंने हटाया है। अब उसको पूरा नंबर सेट नहीं किया मैंने, वैसे ही आगे बढ़ा रहा हूँ इसको, ठीक है। एक आध दो जगह पे आपको इस टाइप से और नंबरिंग की मिस्टेक मिलेगी, तो मिस्टेक नहीं है, वहाँ पे कुछ अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो ज़रूरी नहीं थे, उसको मैंने हटाया है। हु रोड दी बुक एक्स्ट्रा फार्माकोपिया किसने लिखा था, तो विलियम मार्टिंडल ने लिखा था, ठीक है ना, विलियम मार्टिंडल ने लिखा था। अच्छा, आप में से किसी को याद है कमेंट करके बताइए कि ये कब लिखा था इन्होंने, विलियम मार्टिंडल ने एक्स्ट्रा फार्माकोपिया किस सन के अंदर रिलीज किया था, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए प्लीज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कोका बटर इज ए बेस फॉर। कोका बटर जो है बेस के तौर पे इसको यूज किया जाता है, इसके लिए अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, मैं बताऊं। जैसे कि आपने देखा होगा क्रीम बनता है, लोशन बनते हैं, और भी जो पेस्ट बनता है, ऑइंटमेंट बनते हैं, तो आपने देखा उसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, कोई दवा है, तो वो पूरा जितना है वो सब दवा ही नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर कोई चीज़ मिलाई जाती है। किसी को बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं गाढ़ा बनाना पड़ता है, किसी को बहुत मतलब थोड़ा हार्ड बनाना पड़ता है। उसके अंदर एक तो आपका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्लस उसके अंदर कोई चीज़ और मिलाई जाती है जिसमें इस दवा को मिलाया जाता है। तो जिसमें दवा को मिलाया जाता है उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। समझ रहे, जैसे कि मान लीजिए आपको एंटी फंगल क्रीम बनाना है कोई, ठीक है, एंटी फंगल क्रीम बना रहे हैं, तो वो जो दवा है आपका मान लीजिए केटोकोनाजोल है, उस केटोकोनाजोल को किस चीज़ के अंदर मिला रहे हैं वो उसका बेस होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ऑइंटमेंट में, पेस्ट में, जेलीज वगैरह में क्या है, सपोजिटरीज वगैरह में बेस बनाने की बेस होता है और उसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को मिलाया जाता है। तो कह रहे कोका बटर किसके लिए बेस का काम करता है, किसके लिए हम बेस के तौर पे यूज करते हैं, तो सपोजिटरीज के लिए करते हैं। किसके लिए, सपोजिटरीज के लिए। अच्छा, ये सपोजिटरीज होती क्या है, कितने लोगों को मालूम, अगर ध्यान से आपने पढ़ा होगा पूरा सिलेबस तो आपको पता होगा कि सपोजिटरीज क्या होती है। ये वो चीज़ें होती है जिनको मतलब बॉडी कैविटीज़ के अंदर इंसर्ट किया जाता है। बॉडी कैविटीज़ के अंदर मतलब जब इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे जाके वो मेल्ट हो जाता है बॉडी टेम्परेचर पे पहुँचने के बाद। तो कोका बटर भी ऐसा है, जब बॉडी टेम्परेचर में पहुँचता है तो वहाँ पे मेल्ट हो जाता है और दवा क्या है, स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है और एब्जॉर्ब हो जाती है, अपना काम करती है। अब इसी सपोजिटरीज के अंदर एक चीज़ आती है पेसरीज। ये कह रहे हैं कि पेसरीज ड्रग्स आर यूज्ड, यहाँ पे यूज्ड होना चाहिए या एडमिनिस्टर्ड, आर यूज्ड थ्रू। ये जो पेसरीज हैं एक तरीके का सपोजिटरी है, ये कह रहे हैं किस रास्ते से इसको यूज किया जाता है, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो इसका आंसर है वेजाइना। समझ रहे, जो पेसरीज है इसको वेजाइना के थ्रू, वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन इज यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको थ्रोट इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो गार्गल्स आते हैं लेके आदमी कुल्ला करता है ना, गार्गल्स। एक क्वेश्चन है ये कि HLB सिस्टम इज यूज्ड टू क्लासिफाई। कह रहे कि HLB सिस्टम या ये क्या है, एक तरीके का मतलब बैलेंस है। जैसे आपने देखा होगा पीएच स्केल, पीएच स्केल देखा है, इसी तरीके से एक स्केल होता है HLB, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब कौन सी चीज है जो पानी को लव कर रहा है, पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, और कौन सा ऐसा है जो लिपोफिलिक है, जो लिपिड को अपनी तरफ खींच रहा है। तो मतलब कोई सैंपल है, उस सैंपल को लेके इस मतलब इस टेस्ट के जरिए से, स्केल के जरिए से हम चेक करते हैं कि ये कुछ सैंपल जो है इसके अंदर लिपोफिलिक मतलब की मात्रा ज़्यादा है या क्या कहते हैं हाइड्रोफिलिक की मात्रा ज़्यादा है। समझ में आ गया आपको कि इसके जरिए से क्या चेक किया जाता है। तो जैसे एक चीज होता है सरफेक्टेंट, समझ रहे हैं, सरफेक्टेंट उसके अंदर मतलब दो इसके एंड्स होते हैं, एक साइड में होता है इसके क्या कहते हैं मतलब हाइड्रोफिलिक पोर्शन और एक होता है लिपोफिलिक पोर्शन, समझ रहे हैं। यानी एक तो है कि जो तेल वाली चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा होता है जो पानी को अपनी तरफ खींचता है, दोनों चीजों को आपस में मिलाता है। जैसे हमें इमल्शन बनाना होता है, इमल्शन बनाने के लिए जरूरी है
इमल्शन होता क्या है? इमल्शन होता है कि दो न मिलने वाली चीज़ों को एक साथ में मिलाया जाता है। अब वो कैसे मिलता है? सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं। इसके एक साइड में होता है मतलब पानी को खींचने वाली चीज़ और एक साइड में होता है लिपिड को खींचने वाली चीज़। तो तेल और पानी को एक साथ खींच के जोड़ता है तो वो होता है सर्फेक्टेंट। अब वो सर्फेक्टेंट कितना मतलब किस लेवल का है, यानी उसके अंदर हाइड्रोफिलिक मात्रा ज़्यादा है या लिपोफिलिक मात्रा ज़्यादा है, उसको नापने के लिए जो बैलेंस यूज़ होता है, जो मतलब तराजू या जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, उसी को बोलते हैं HLB सिस्टम। तो ये कह रहे हैं कि किस चीज़ को नापने के लिए यूज़ होता है, तो सर्फेक्टेंट के नापने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कंटिन्यूस अगर आपको वीडियो चाहिए तो एक बार ज़रूर कमेंट में लिख दीजिए सर कंटिन्यू वीडियो डालिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेनोलिन। लेनोलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑइंटमेंट बेस। ऑइंटमेंट भी एक तरीके का क्या है मतलब प्रिपरेशन है, इमल्शन भी हो सकता है ये। तो कह रहे हैं कि लिनोलिन क्या है, एक एग्जाम्पल है इनमें से किस बेस का। जैसे कि ये चार यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो कह रहे हैं इनमें से किस बेस का एग्जाम्पल है लिनोलिन। ठीक है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है एब्जॉर्प्शन बेस। क्या है? एब्जॉर्प्शन। एक होता है इमल्शन बेस, एक होता है वाटर सोल्यूबल बेस, एक होता है ओलियो, एक होता है इसमें क्या कहते हैं। अब जो बेसिस है वो चार तरीके के बेस यहाँ पे दिए हैं। एक है ओलियोजिनेस, एक है ओलियोजीनस बेस। क्या है? एक है ओलियोजीनस बेस, दूसरा एब्जॉर्प्शन बेस, तीसरा इमल्शन बेस और चौथा है वाटर सोलूबल बेस। तो इनमें से किस बेस के तौर पे इसको यूज किया जाता है? लिनोलिन। ये क्या है? शीप से निकलता है, ठीक है ना, उसके क्या कहते हैं सेबेसियस ग्लैंड से एक तरीके का वैक्स होता है, तो बेस के तौर पे इसको यूज किया जाता है। तो एब्जॉर्प्शन बेस जो है उसके लिए इसको यूज किया जाता है, यानी उसको डाला तो मतलब बनाया और जाके फिर ये एब्जॉर्प्शन करवाता है आराम से। अगला क्वेश्चन है बफर्स आर एडेड टू ए फॉर्मुलेशन। किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर बफर को क्यों यूज किया जाता है? फॉर्मुलेशन मतलब कोई दवा हम बना रहे हैं तो उसमें बफर को क्यों यूज किया जाता है? तो बफर को यूज किया जाता है टू मेंटेन पीएच ऑफ द फॉर्मुलेशन। कोई भी दवा है उसका जो पीएच है वो मेंटेन रहे। पीएच जब खराब होता है तो दवा खराब होती है, समझ रहे हो? जो पीएच लेवल, अगर मान लो हमने उसको एसिडिक बनाया है तो उसको एसिडिक रहना चाहिए, अगर हमने उसको बेसिक बनाया तो बेसिक रहना चाहिए। अगर उसका पीएच खराब होगा, पीएच कम ज़्यादा होगा, फ्लक्चुएट करेगा बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ खराब हो जाती है। इसलिए उसके अंदर हम बफर मिलाते हैं, तो ये पीएच को मेंटेन करके रखता है, कम ज़्यादा नहीं होने देता है, रेजिस्ट करता है पीएच के चेंज को। ठीक है। तो वो होता है बफर। तो किस लिए इसको मिलाया जाता है? ताकि पीएच का लेवल मतलब चेंज ना हो, जो है उसी पे रहे। अगला क्वेश्चन है पायरोजन टेस्टिंग इज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन फॉर। कह रहे हैं कि पायरोजन टेस्टिंग ये क्या है? एक ज़रूरी क्राइटेरिया है किस चीज़ के लिए? तो इनमें से आंसर जो इसका वो है पेरेंटल प्रिपरेशन, यानी वो दवाएं जिसको हम पेरेंटल रूट से देते हैं उसके लिए क्या है? पेरेंटल रूट से देते हैं उसके लिए मतलब जो दवाएं पेरेंटल रूट से दी जाती हैं उसको बनाने के लिए एक क्राइटेरिया है कि पायरोजन टेस्टिंग करते हैं पहले उसको। अच्छा, पेरेंटल रूट में क्या आता है? ये समझ लो कि जो दवाएं जिसको हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, नीडल के थ्रू देते हैं, समझ रहे हैं, तो वो आ जाते हैं पेरेंटल प्रिपरेशंस के अंदर, खास तौर से वो आते हैं। और आई भी आती है, आई के अंदर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है वो भी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है। तो पायरोजन टेस्टिंग किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो वो होता है पेरेंटल प्रिपरेशंस के लिए। अच्छा, ये पायरोजन क्या है कितने लोगों को मालूम है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। पायरोजन आपने पढ़ा है, फार्मास्यूटिक्स के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा। पायरोजन चैप्टर नंबर 5 के अंदर मैंने, मुझे याद है मैंने बताया था पायरोजन क्या होते हैं। ठीक है। तो पायरोजन आपको याद होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। अब अगला क्वेश्चन है दी वस्टर प्रोसेस इज यूज्ड फॉर। ये कह रहे हैं कि जो वस्टर प्रोसेस है ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? अच्छा, ये वस्टर प्रोसेस क्या है पहले ये समझिए। वस्टर प्रोसेस क्या है? मतलब एक टेक्निक है। ये क्या है? एक टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम दवा के ऊपर क्या करते हैं, जिसके ज़रिए से दवा के ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि मान लीजिए एक टेबलेट है, बहुत कड़वी है, खाएंगे उल्टी आएगी, तो इसके ऊपर एक कवर चढ़ा देते हैं, समझ रहे हैं? वो कवर चढ़ा देते हैं तो वो उसका जो कड़वापन है वो छुप जाता है अंदर, आदमी दवा खाता है और वो लेयर बाद में जाकर अंदर टूट जाती है। जैसे कि क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी मेथिल सेलुलोज, HPMC। क्या है? HPMC की एक लेयर चढ़ती, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है HPMC। या वो होता है हाइड्रोक्सी प्रोपिल सेलुलोज, HPC। हाइड्रोक्सी HPC हाइड्रोक्सी प्रोपिल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपिल सेलुलोज, और भी चीजें होती हैं।
ठीक है ना। तो इस पे क्या करते हैं, उसकी एक लेयर चढ़ाते हैं। कैसे चढ़ाते हैं, मशीन आती है, मशीन आती है, मशीन क्या करती है कि जैसे हमने उस मशीन के अंदर जो भी हमारी दवा है या कोई ग्रेन्यूल्स है, कोई पाउडर है, उसको उसके अंदर डालते हैं, नीचे से हवा आती है, उनको उड़ा के ले जाती है, वहां पे नोजल लगा रहता है, उसमें से लिक्विड निकलता है और उसको क्या है, जो ऊपर हवा में चीजें मतलब फ्लोट कर रही हैं उनको चारों तरफ से घेर लेता है और उस पर क्या करते हैं, लेयर चढ़ा देता है। तो इस तरीके से ये वस्टर जो प्रोसेस है उसमें ऐसा होता है। ये दवा के जो मतलब क्या है, मतलब दवाएं जो हैं, एक एक गोलियां हैं, वो ऊपर ऐसे हवा में फ्लोट करने लगती हैं। उनका सिस्टम ऐसा होता है, हवा उनको ऊपर लेके जाती है और फिर यहाँ से नोजल होता है और नोजल क्या करता है, उनको उसमें से नोजल में से निकलता है लिक्विड। वो लिक्विड हो जैसे कि एचपीएमसी का या एचपीसी का, और वो जाके उनको घेर लेता है। तो उसके ऊपर वो क्या करता है, कवरिंग करता है। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से होता है। तब ये क्या कहते हैं, वस्टर प्रोसेस किसके लिए होता है, तो फिल्म कोटिंग के लिए। कोई टेबलेट है, उसके ऊपर पतली सी एक लेयर चढ़ानी है, पतली सी क्या है, लेयर चढ़ानी है, तो वो होती है फिल्म कोटिंग। तो फिल्म कोटिंग करने के लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एफ आई पी स्टैंड फॉर। एफ आई पी का फुल फॉर्म मतलब क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है क्या कहते हैं, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। अब ये कहेंगे कि आई इधर आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए, लेकिन ऐसा ही है, ये इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करिए, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। और ये क्या होता है, ये एक मतलब ग्लोबल क्या कहते हैं, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब सपोर्ट करता है किस चीज को, कि फार्मेसी के अंदर, फार्मेसी प्रोफेशन है इसके अंदर एडवांसमेंट लाया जाए, ताकि हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया जा सके, हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। ठीक है, तो वो होता है एफ आई पी। इसका मेन काम क्या है, सपोर्ट्स ग्लोबल हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ को सपोर्ट करता है, उसको आगे बढ़ाने की प्रोपोट क्या उसको प्रोमोट करने की ये कोशिश करते हैं। कैसे, फार्मेसी के अंदर एडवांसमेंट लाने के जरिए से, यानी कोई नई मशीन बनाना है, कोई चीज़ की ज़रूरत है, किसी टेक्निक की ज़रूरत है, उसको सुधार करने की ज़रूरत है, तो उस पे काम करते हैं ये। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया वाज। इंडिया के अंदर सबसे पहले पब्लिक सेक्टर फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी बनी थी, तो वो है आपकी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड सबसे पहले इंडिया के अंदर क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी बनी थी, जो पब्लिक सेक्टर वाली थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एरर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एरर का एक टाइप नहीं है, एरर का क्या है, एक टाइप नहीं है। तो सिग्निफिकेंट एरर क्या है, ये कोई टाइप नहीं है, ठीक है ना। सिस्टेमिक एरर होता है, रैंडम एरर होता है, ग्रोस एरर होता है, ये तीन टाइप के एरर होते हैं, ये कोई एरर नहीं है। तो राइट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, क्लोराइड रिएक्ट विद टू फॉर्म ए वाइट प्रिसिपिटेट। ये कह रहे हैं कि लिमिट टेस्ट जो होता है क्लोराइड को चेक करने के लिए, तो ये कह रहे हैं कि क्लोराइड उसमें किस चीज़ के जरिए, किस चीज़ के साथ में रिएक्शन करता है ताकि एक वाइट कलर का प्रिसिपिटेट बने। तो किसके साथ करता है, AgNO3, इसके साथ में करता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट करता है और वाइट कलर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन शायद पीछे भी आ चुका है, उसको बोलते हैं एरर। अगला क्वेश्चन है जीरो बिफोर ए नॉन जीरो डिजिट और आफ्टर ए डेसिमल इज नॉट कंसिडर एज ए। ये कह रहे हैं कि जो जीरो, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे टू, मैंने यहाँ पे लिखा टू, टू से पहले जो जीरो है, जीरो तो क्या कहते हैं, जीरो बिफोर एन नॉन जीरो डिजिट, तो ये टू नॉन जीरो डिजिट है, उससे पहले जो जीरो है, क्या कह रहे हैं कि हमने डेसिमल लगाया और जीरो लगाया, इसके बाद डेसिमल के बाद जो जीरो है, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, इज नॉट कंसिडर एज, उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कंसिडर नहीं किया जाता है, तो आंसर हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोलते हैं उसको, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं इस जीरो को या इस जीरो को। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस अप्लाइड टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल इम्प्यूरिटी इज कॉल्ड। इम्प्यूरिटी को पकड़ने के लिए जो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं लिमिट टेस्ट। ठीक है, लिमिट टेस्ट आपने पढ़ा कि इम्प्यूरिटी को पकड़ने के लिए कोई भी दवा है, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, रॉ मटेरियल, उसके अंदर इम्प्यूरिटी है या नहीं है, उसके अंदर मिलावट है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए जो चीज़ें हम लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटी, उसको क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट। नहीं देखते हैं इसके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं क्लोराइड आ गया, कहीं इसके अंदर आयरन तो नहीं है, कहीं इसके अंदर क्या कहते हैं टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं आ गया, कहीं इसके अंदर कार्बनिक मटेरियल अनवांटेड चीज़ें तो नहीं आ गई, ऐसे समझ रहे हैं, इसके अंदर हैवी मेटल्स तो नहीं आ गए, इसके अंदर लेड तो नहीं है। तो इस सब चीज़ों को चेक करने के लिए, निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन आयरन लिमिट टेस्ट। आयरन लिमिट टेस्ट के अंदर सिट्रिक एसिड को क्यों यूज किया जाता है, तो इसलिए यूज किया जाता है कि सिट्रिक एसिड जो होता है वो कॉपर के साथ में जाके मतलब
मतलब एक तरीके से कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या करता है, मान लीजिए हमारा कोई सैंपल है, हम हमें उसका लिमिट टेस्ट करना है, ठीक है ना, और हम लिमिट टेस्ट कर रहे हैं किसके लिए, आयरन के लिए लिमिट टेस्ट कर रहे हैं, और हमारा सॉल्यूशन है इसके अंदर आयरन को चेक करना है, लेकिन इसके अंदर पहले से कॉपर भी मौजूद है। तो अगर हम ये क्या कहते हैं सिट्रिक एसिड नहीं डालेंगे, तो फिर जो हम लोग थायोग्लाइकोलिक एसिड डालते हैं, क्या बोलते हैं, थायोग्लाइकोलिक एसिड, इसको जब डालते हैं इसमें आयरन के साथ में रिएक्ट करने के लिए, वो जाके इसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, आयरन के साथ भी करेगा, इसके साथ भी कर लेगा, क्या क्या कहते हैं, इसी के साथ में कर लेगा, इसके साथ नहीं करेगा, क्योंकि ये फ्री है और इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके साथ में जाके वो रिएक्ट कर जाएगा। और पर्पल कलर, जैसा इसमें पर्पल कलर आता है आयरन वाले में, ऐसा ही कलर ये भी दे देता है। तो पता चलेगा कि हम चेक कर रहे थे आयरन का और हो गया किसका, आयरन का, तो पता ही नहीं चला कॉपर का, कॉपर ने वो कलर दे दिया, समझ रहे, हमको लगेगा कि लग रहा है इसके अंदर आयरन है, लेकिन वो आयरन असल में था ही नहीं, समझ रहे हैं। इसलिए क्या कहते हैं सिट्रिक एसिड देते हैं, ये जाके कॉपर के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब जो क्या कहते हैं ये थायोग्लाइकोलिक एसिड है, वो जब जाता है तो कॉपर उसके साथ में रिएक्शन कर ही नहीं पाता है, समझ रहे हैं, वो क्या है एक साइड में मिक्स हो गया किसी और चीज के साथ में, उसके साथ में वो क्या है अपना मतलब क्या बोलते हैं, उसके साथ में वो लगा हुआ है, मतलब उधर यूज है वो, ठीक है। उसके लिए कोई बोलते, कोई अच्छा सा वर्ड्स आता है, याद नहीं आ रहा है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इस सिट्रिक एसिड क्यों डालते हैं आयरन लिमिट टेस्ट के अंदर, ताकि कॉपर को ये दूसरी तरफ क्या है बिजी कर दे, समझ रहे, बिजी बोलना चाह रहा था मैं, सॉरी। तो ये किसी और के साथ जब बिजी हो जाएगा तो इधर क्या कहते हैं जब थायोग्लाइकोलिक एसिड आएगा, थायोग्लाइकोलिक एसिड इसमें यूज किया जाता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप इस केमिकल को। तो इसके आयरन के साथ में रिएक्ट करेगा, अगर आयरन होगा तो रिएक्ट करेगा, नहीं होगा तो नहीं रिएक्ट करेगा, कलर आएगा ही नहीं, जब कलर नहीं आएगा तो इसका मतलब इसमें आयरन नहीं, अगर कलर आया तो इसका मतलब आयरन है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, टू प्रिवेंट प्रोड्यूसिंग सेम कलर एज आयरन, ये इसका राइट आंसर है। इसलिए डाला जाता है ताकि रोक दिया जाए सेम कलर आयरन की तरह से, दूसरा मतलब क्या कहते हैं आयरन की तरह से ही कलर कोई दूसरा प्रोड्यूस कर दे, इस चीज को रोकने के लिए इसको यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच फार्माकोपिया क्लासिफाई क्रूड ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ये फार्माकोपिया के नाम है, यूनाइटेड स्टेट है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, इसमें से कह रहे हैं कौन सा ऐसा है जो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के तरह से अरेंज किया गया है। तो इसमें सारे ही क्या है अल्फाबेटिकल क्या कहते हैं मतलब उस पर क्लासीफाई किए गए हैं, क्लासिफिकेशन के बेस पे सबको ही, ये जितने भी हैं सब क्या है अल्फाबेटिकल ही क्लासीफाई किए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग, इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्रूड ड्रग का सोर्स है, एनिमल, प्लांट और मरीन। तो ये तीनों क्या है क्रूड ड्रग के सोर्स हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है ना, ऑल ऑफ द एबो, ये तीनों क्या है राइट मतलब ये वाला राइट आंसर है हमारा, ये तीनों क्या है ये क्रूड ड्रग के सोर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ द टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन भी एक तरीके का क्या है मतलब क्रूड ड्रग को क्लासिफाई करने का एक तरीका है। तो ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग द की फीचर, तो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर की फीचर क्या है, यानी किस तरीके से इसमें दवाओं को क्लासिफाई किया जाता है। तो इसका राइट, अब पूरा तो पढ़ने के लिए टाइम नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या है। इट क्लासिफाइज द क्रूड ड्रग इन किंगडम, ऑर्डर, फैमिली एंड स्पेसीज, ठीक है ना, एक्सेट्रा। इस तरीके से क्या है जीनस, इसमें जीनस भी आप ऐड कर सकते हैं, किंगडम किस ऑर्डर की है ये चीज़ें, फैमिली, स्पेसीज, जीनस, इस बेसिस पे क्या है ये वाला क्लासिफाई करता है क्रूड ड्रग को, जो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन है। अगला क्वेश्चन है, द ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट पार्ट्स और एनिमल पार्ट इज। ये कह रहे हैं कि मतलब कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर हम किसी दवा का एक्सटर्नल देख के पता लगाते हैं, समझ रहे हैं, जो पता नहीं लगाते, सॉरी, जो एक्सटर्नल है उसके बेसिस पे, यानी उसकी क्या कहते हैं उसका लेयर कैसा है, उसका फूल कैसा है, इस सारी चीज़ों को मतलब क्या कहते हैं मतलब उसका रूट क्या है। तो जो एक्सटर्नल उसके पार्ट्स हैं उनके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि मतलब कोई चीज़ है जिसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उसके रूट के अंदर आता है, तो उसका रूट हमने निकाल के उसमें डाल दिया, समझ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट के बेस पे इन किस क्लासिफिकेशन के अंदर दवाओं को क्लासिफाई किया जाता है, तो वो है मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर का क्या कहते हैं उसका फूल, फ्लावर, रूट, समझ रहे हैं, राइजोम्स, इस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो ये सब क्या है मोर्फोलॉजिकल, यानी हम अपनी आंखों से देख के चीज़ों को वो करते हैं, पहचानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन केमिकल क्लासिफिकेशन दी ड्रग्स आर, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर दवाओं को किस बेसिस पे मतलब क्या कहते हैं अरेंज किया जाता है, तो उसके अंदर पाया जाने वाला जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, ये सी, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन ड्रग्स।
ठीक है ना, किस टाइप का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उसके अंदर पाया जा रहा है उसके बेसिस पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ इवेल्युएशन या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रूव ड्रग। इनमें से कौन सा जो मेथड है ऐसा है जो कि मतलब क्या कहते हैं, मतलब इवेल्युएशन के लिए नहीं है। इवेल्युएशन मतलब एक होता है अडल्ट्रेशन, यानी किसी चीज़ में मिलावट है, उस मिलावट को पकड़ने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसको बोलते हैं इवेल्युएशन। ठीक है ना, चेक करना कि ये चीज़ जेन्युइन है, असली है या नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं कौन सा मेथड ऐसा है जो इस पर्पस के लिए यूज नहीं होता है। तो एक होता है क्या कहते हैं माइक्रोस्कोपिक, ये भी क्या है एक तरीके का इवेल्युएशन मेथड है। मॉर्फोलॉजिकल भी है, केमिकल भी है। तो ये वाला जो है ये इसका राइट आंसर है कि अल्फाबेटिकल ये कोई मेथड नहीं है क्रूड ड्रग को इवेल्युएट करने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है सब्सटीट्यूशन ऑफ ए जेन्युइन क्रूड ड्रग विद लो क्वालिटी यूजलेस स्पोरियस और हार्मफुल इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि एक अच्छी चीज़ है, क्रूड ड्रग है, कोई अच्छी है, उसके साथ में लो क्वालिटी की क्या कहते हैं कोई चीज़ मिला दी गई, या यूजलेस जिसका कोई मतलब यूज़ ही नहीं है, स्प्यूरियस खराब है या नुकसानदेह है, तो इसको क्या बोला जाता है। तो आसान सा क्वेश्चन, इसको क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूशन भी बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं अडल्ट्रेशन। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं अडल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं और सब्सटीट्यूशन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन बनाने में थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे कोई और दूसरी चीज़ आनी चाहिए थी। ठीक है ना, अडल्ट्रेशन भी बोलते हैं और इसको सब्सटीट्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सब्सटीट्यूशन भी बोलते हैं। तो ये दोनों आंसर इसके सही हैं, दोनों आंसर क्या हैं इसके सही हैं। यहाँ पे इसको लिखना चाहिए सब्सटीट्यूशन, और यहाँ पे कोई दूसरा और ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम सेबेसियस ग्लैंड ऑफ शीप। ये कह रहे हैं कि शीप जो होता है, जो भेड़ है, उसके सेबेसियस ग्लैंड से जहाँ से मतलब फैट वैक्स बनता है, वहाँ से कौन सा इसमें से मतलब क्या कहते हैं वैक्स मतलब बनता है। इसका राइट आंसर है लेनोलिन। क्या है, लेनो लेनोलिन है, लिनोलिन है, लिनोलिन है शायद, मेरे हिसाब से। इसको देखिएगा एक बार, लेनोलिन नहीं है, ये लिनोलिन है। नहीं सही है, ये लेनोलिन ही है। तो क्या कहते हैं राइट आंसर क्या है इसका, लेनोलिन। ठीक है ना, लेनोलिन क्या है, ये मतलब शीप के सेबेसियस ग्लैंड से रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्केलॉइड वाई प्लांट मटेरियल इज ट्रीटेड विद पेट्रोलियम ईथर और देन। कह रहे हैं कि जब हम एल्केलॉइड को रिलीज कर मतलब क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट उसका एक्सट्रैक्शन कराते हैं, उसको निकालते हैं कि मतलब मेन सोर्स से, तो वहाँ पे पेट्रोलियम या ईथर या क्या कहते हैं हेक्सेन, ये सब चीज़ों को इनमें से कोई एक को क्यों यूज़ करते हैं। राइट आंसर है उसके अंदर फैट की सब्सटेंस पाया जाता है, समझ रहे हैं, लिपिड या कह सकते हैं या फैटी सब्सटेंस पाया जाता है, उसको रिमूव कराने के लिए, को हटाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द नॉन शुगर मोलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड इज कॉल्ड एज। आपने पढ़ा ग्लाइकोलिक एसिड नहीं है, क्या है ग्लाइकोसाइड। ठीक है, ग्लाइकोसाइड। कह रहे हैं कि जो क्या कहते हैं ग्लाइकोसाइड के अंदर नॉन शुगर मॉलिक्यूल होता है उसको क्या बोलते हैं। ग्लाइकोसाइड के अंदर दो चीज़ें होती है, शुगर मॉलिक्यूल होता है, नॉन शुगर मॉलिक्यूल होता है। तो शुगर मॉलिक्यूल को ग्लाइकोन बोलते हैं और नॉन शुगर मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, ए ग्लाइकोन बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ये है कि नॉन शुगर मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, ए ग्लाइकोन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द राउल्फिया प्लांट इज यूज्ड एज ड्रग। राउल्फिया प्लांट का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है रूट को यूज करते हैं, रूट्स को यूज करते हैं मतलब एक दवा के तौर पे। अगला क्वेश्चन है मेंशन सिनोनिम ऑफ एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा को हींग बोलते हैं, अपने यहाँ हींग के नाम से ये बिकता है। उसका दूसरा सिनोनिम क्या है, तो डेविल्स ड्रग। क्या है, डेविल्स ड्रग के नाम से भी इसको जाना जाता है। एसाफोइटिडा बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं फायदेमंद चीज़ है, खासतौर से जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, पेट में बच्चों को दर्द वगैरह होता है आजकल उसी के लिए चलता है। बच्चों को, छोटे बच्चों को पेट में दर्द वगैरह होता है तो उसको पिलाया जाता है। इसके नशा भी होता है थोड़ा बहुत, तो बच्चे सोते भी हैं इसको पीने के बाद। लिगेचर यूज्ड फॉर, लिगेचर आर लगा लीजिए, लिगेचर्स आर यूज्ड फॉर। लिगेचर को किस लिए यूज़ किया जाता है, तो एक तरीके का क्या है, ये धागा है, समझ लीजिए क्या है, धागा है। तो इसको टिश्यू को सीने के लिए नहीं, को यूज करते हैं टिश्यू को बांधने के लिए, फॉर टाइम। जैसे कि मान लीजिए ऑपरेशन ऑपरेशन वगैरह हुआ तो ब्लड वेसल्स कट गए, तो उसको बांधने के लिए, कैसे भी कटा हुआ है ब्लड वेसल तो ब्लीडिंग ना हो, उसको बांधने के लिए इसको यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द प्रोटीन सब्सटेंस विच एक्ट एज सब्सटेंसेज विच एक्ट एज बायोकैटेलिस्ट आर। ये कह रहे हैं कि प्रोटीन के वो चीज़ें जो कि बायोकैटेलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो आपको मैंने पीछे पढ़ाया था
या बायोकेमिस्ट्री में अभी मैंने पढ़ा रहा लाइव जो क्लासेस चल रही हैं उसमें मैंने आपको बताया था जितने भी प्रोटीन होते इंजाइम होते हैं वो सब क्या है प्रोटीन के बने होते हैं। जितने भी इंजाइम होते हैं वो सब प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये समझ में आ गया कि इंजाइम प्रोटीन हो गया। अब ये क्या है बायो कैटलिस्ट, तो इंजाइम ही ऐसे होते हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं। जो इंजाइम होते हैं वो केमिकल रिएक्शन कराते हैं, जो केमिकल रिएक्शन करवाता है परफॉर्म करवाए उसके रेट को बढ़ा दे केमिकल रिएक्शन को, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। और बायो कैटलिस्ट इसलिए कि ये हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर ऐसा करते हैं, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, मेटाबॉलिज्म करवाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंजाइम। तो इसलिए इनको क्या बोला बायो कैटलिस्ट हैं। और ये क्या है प्रोटीनियस सब्सटेंस हैं। तो राइट आंसर क्या आपका इंजाइम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेपरस एबर्स वॉज रिटन इन। पेपरस एबर्स को कब लिखा गया था, किस सन के अंदर? तो आपका क्वेश्चन है 1500 बीसी। ठीक है, 1500 बीसी में इसको लिखा गया था। ये क्या है, ये मतलब हर्बल ड्रग आप कह सकते हैं का एक मतलब स्क्रोल है जिसको लिखा गया था। इसके अंदर हर्बल दवाओं के बारे में लिखा गया था। एक बहुत लंबा चौड़ा स्क्रोल है ये, मतलब 1 फीट चौड़ा है और लंबा बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग बेस्ड ऑन फैमिली जीनस एंड स्पेसीज इज। ये कह रहे हैं कि क्रूड ड्रग की वो क्लासिफिकेशन जो कि किस पे बेस है, फैमिली पे, जीनस पे और स्पेसीज पे, क्या बोलते हैं, किस नाम से है? तो उसका नाम क्या है टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। क्या है टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है ऑन एन एवरेज हाउ मेनी स्पोर्स आर प्रेजेंट इन 1 mg ऑफ पाउडर 1 mg ऑफ पाउडर लाइकोपोडियम। कह रहा लाइकोपोडियम का जो पाउडर है उसका 1 mg में कितने स्पोर होते हैं, कितने स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं? इसका राइट आंसर है 94,000, 94,000। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये एक तरीके का क्या कहते हैं इवेल्युएशन मेथड है। क्या है ये? एक तरीके का इवेल्युएशन मेथड होता है। और इसको इसके ज़रिए से क्या है चीज़ों को मतलब चीज़ असली है नकली है उसको भी चेक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है लाइकोपोडियम मेथड को। उसके अलावा लाइकोपोडियम स्पोर्स मेथड इज ए टेक्निक विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज ऑफ अननोन पाउडर। कोई पाउडर है उसके अंदर जो पाउडर के पार्टिकल साइज हैं उनका साइज क्या है को जानने के लिए भी इसको क्या है लाइकोपोडियम मेथड को यूज़ किया जाता है। और इसके जो पाउडर होता है ना, इसके जो पाउडर के पार्टिकल्स होते हैं वो सारे पार्टिकल सेम साइज के होते हैं। समझ रहे हैं? उनका सेम साइज होता है, सेम शेप होता है, सेम वेट होता है। जितने भी लाइकोपोडियम के मतलब के जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं या इसको स्पोर बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको एक स्टैंडर्ड माना जाता है। और इसको कैसे करते हैं तो इसमें मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर इसको मतलब जैसे मान लिया अननोन साइज है और क्या अगर उसको मालूम करना है तो इसके 1 ग्राम इसका लिया और 1 ग्राम सपोजिट उसका लिया, दोनों को मिलाते हैं, फिर माइक्रोस्कोप के जरिए से उसको देखते हैं, फिर आगे की लंबी प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद फिर इसका एक मतलब कैलकुलेशन एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले के थ्रू रख के फिर मालूम करते हैं कि जो अननोन है उसका साइज क्या होगा। समझ रहे हैं? तो एक ये लंबा प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन है जायफल इज सिनोनिम ऑफ। जायफल जिसको हम लोग नटमेज बोलते हैं, ठीक है, नटमेज को हम लोग कत्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं सॉरी, कत्था नहीं। ये आपने देखा होगा नटमेज, ये जैसे क्या कहते हैं तो जो मसाला आता है ना खड़ा मसाला, उसमें एक कसैली की तरह इतना बड़ा बड़ा कोई चीज़ रहती है, वो होता है नटमेज। क्या बोलते हैं उसका असल हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग नहीं मालूम, तो वो नटमेज होता है। ठीक है ना, जो मसालों वगैरह में भी डाला जाता है तो उसको उसका दूसरा नाम क्या है जायफल बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, नटमेज को जायफल बोलते हैं। तो कुमारी इज कॉमन नेम फॉर, कुमारी किसका नाम है इनमें से? सेना का सेनापोड या क्या कहते हैं रूबर या क्या कहते हैं शतावरी या एलोय? तो इसका एलोय का क्या कहते हैं दूसरा नाम सिनोनिम क्या है एक तरीके से कुमारी। ठीक है ना। व्हाट वाज द टारगेट ईयर ऑफ अचीविंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो क्या कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल बनाए गए थे 2000 के अंदर। तो मतलब 2000 के अंदर उन्होंने 8 गोल बनाए थे कि ये हमें अचीव करना है। तो किस सन तक अचीव करना था उनको? तो राइट आंसर है 2015 तक। 15 साल का उन्होंने टाइम दिया था कि ये हमें अचीव करना, 8 गोल्स बनाए थे उसमें। ठीक है ना। और इन विच ईयर MDGs यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर सेट, किस साल में इनको बनाया गया था? तो सन 2000 के अंदर। ठीक है ना, कब? सन 2000 के अंदर। अब ये कि इसको मिलेनियम क्यों कहते हैं, जब ये सन 2000 के अंदर बनाया गया, अब आपने ये भी पढ़ा कि वो 15 ही साल के लिए था, 1000 साल के लिए तो था नहीं वो, तो उसको मिलेनियम क्यों बोलते हैं? तो मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल। मिलेनियम का मतलब क्या होता है? 1000 साल। तो इसका क्यों आखिर इसका नाम रखा गया? इसका नाम इसलिए रखा गया था, इसका नाम मिलेनियम इसलिए रखा गया था कि ये 1000 साल पीछे गुजरा, फिर दूसरा 1000 साल गुजर चुका, 2000 साल
गुजर चुके हैं ना, सन 2000 में इसको बनाया जा रहा है, तो सन 2000 साल गुजर गए, अब नया एक 1000 साल शुरू हो रहा था। सन 2000 की वजह से, 2000 मतलब 1000 साल ये भी गुजर चुका है, तो इसलिए उसका नाम मिलेनियम रखा था, इसलिए नहीं कि 1000 साल के लिए इन गोल्स को बनाया गया था। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स उसके अंदर कितने गोल्स थे, तो 8 गोल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर मेड अंडर, किसके अंडर में बनाया गया था, तो यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड स्टेट नहीं, यूनाइटेड नेशन के अंडर में इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज मिलेनियम मीन, मिलेनियम का मतलब क्या होता है, तो 1000 ईयर्स, 1000 साल इसका मतलब होता है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बताऊं कि 15 साल के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को बनाया गया था, और 2015 के अंदर जब वो टारगेट तो अचीव हुआ नहीं, उसमें बहुत सारे गोल थे, पॉवर्टी खत्म कर देंगे, तो पॉवर्टी खत्म, गरीबी खत्म नहीं हुई, तो बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ ही शायद मुझे उन्हें लगता है कि अचीव किया। फिर 2016 के अंदर उसी को रिवाइज करके दूसरा उन्होंने गोल बनाया, उसका नाम है सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है ना, 2016 के अंदर इसको बनाया गया, SDG के नाम से फिर उन्होंने क्या किया, बनाया। उसी जो जिन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को बनाया था, उन्होंने फिर इसको बनाया। ठीक है ना, किस नाम से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, SDGs स्टैंड फॉर, SDGs का फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है ना, कब बनाया गया था, 2016 के अंदर, और इसके अंदर 17 गोल सेट किए थे। कितने, 17 गोल इसके अंदर सेट किए थे। कितने थे, हाउ मेनी SDGs आर देयर, 17। ठीक है, 17। और उसके अलावा इनका अचीविंग टारगेट ईयर क्या था, कि कितने सालों में हमें ये 17 गोल अपने अचीव करने हैं, तो इनको था क्या कहते हैं, 2030 में। ठीक है ना, 2030 इनका क्या है, अचीविंग टारगेट गोल, मतलब ईयर था कि इस ईयर तक हमें अपना टारगेट अचीव करना है। अगला क्वेश्चन है विच SDGs फोकसेज ऑन इराडिकेटिंग पॉवर्टी। तो कह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, उसमें किस गोल के अंदर ये कहा गया है कि हम क्या कहते हैं, मतलब फोकस किया गया है कि गरीबी को खत्म कर देना है, इराडिकेट कर देना पूरी तरीके से। तो जो SDG 1 है, इसी के अंदर ये बात लिखी है, ये पहला गोल है। मैं इसका क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो पहला मतलब गोल है, टारगेट है, वो क्या है, इराडिकेटिंग पॉवर्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टू स्टडी ऑफ द साइज, स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, किसी भी मतलब स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर ये पढ़ना कि उसका साइज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से लोग बसे हुए हैं, कहाँ पे कितने लोग रहते हैं, किस फैमिली के अंदर कैसे लोग हैं, ये सारी चीज़ें जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, इनमें से किसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, तो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, और इनमें से किसके अंदर क्रेब्स साइकिल होता है, तो वो भी कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल में होता क्या है, क्रेब्स साइकिल के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड डाइजेस्टिव एपरेटस, इसको डाइजेस्टिव एपरेटस कहा जाता है। डाइजेस्टिव एपरेटस मतलब जो चीज़ों को गला दे, डाइजेस्ट कर दे, तो बोलते हैं लाइसोसोम को। इसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं, यानी ऐसे इंजाइम होते हैं जो दूसरे सेल को डैमेज कर सकते हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। समझ रहे, इसी को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, लाइसोसोम को। आगे यहाँ पे क्वेश्चन यही है, तो इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। लाइसोसोम को ये फटता है और अपने आसपास वालों को सबको खत्म करता है, डैमेज करता है जरूरत पड़ने पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन इज सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है, इनमें से जो मॉडिफिकेशन का काम करता है, यानी उसको थोड़ा अच्छा बनाता है। सॉर्टिंग मतलब कई सारी चीज़ें उसमें से छांट छांट के निकाल रहा है, और पैकेजिंग कर रहा है किसको, प्रोटीन को, अलग अलग चीज़ों में से प्रोटीन को निकाल के छांट के उसको बना के एक जगह रख रहा है, तो वो काम कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है माइक्रोसोम आर प्रेजेंट इन, माइक्रोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किसके साथ में होते हैं, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, तो जो काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, प्रोटीन सिंथेसिस, वही काम माइक्रोसोम का, चूंकि उसी के साथ में मिला, उसी का एक पार्ट है, उसका एक फ्रेगमेंट है, तो उसी के साथ में काम करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, इनमें से कह रहे हैं कौन सा ऐसा है जो सेल का कंट्रोल सेंटर है, तो सेल का कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब पूरे सेल को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस मोस्ट ऑफ द सेल्स जेनेटिक मटेरियल, जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है वो मतलब ज्यादा अमाउंट उसका कहाँ पे होता है,
तो उसका आंसर भी क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है। अगला क्वेश्चन है, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय, कह रहे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो भी एक सेल होता है, ये सेल है, ठीक है ना, इसका जो ये मेम्ब्रेन है, तो अलग अलग लोगों ने उसका मतलब कॉन्सेप्ट दिया कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो उसमें जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है वाइडली पूरी दुनिया के अंदर, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेड है, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसको बोलते हैं कि फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर की बनी होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, इसमें प्रोटीन भी लगा रहता है, कार्बोहाइड्रेट की चैन भी होती है, और इसी मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो ये जो मॉडल है किसने दिया था, तो राइट आंसर है बी, S.J. सिनर एंड G.L. होल्सन। ठीक है ना, ये नाम याद रखिएगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, ये HAP के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, आर ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो सेल्स आर ग्रुप ऑफ सेल्स, गलत। ऑर्गन्स आर ग्रुप ऑफ सेल्स, नो। तो राइट आंसर क्या है, टिश्यू, यहाँ पे निशान भी लगा हुआ है। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है ना, तो ये राइट आंसर है कि जो टिश्यू होते हैं, तो उस टिश्यू के अंदर जो सेल से मिल मिल के टिश्यू बनते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो सेल्स हैं वो सिमिलर उनका स्ट्रक्चर भी होता है और सिमिलर फंक्शन भी होता है। तो इस तरीके से जब सिमिलर स्ट्रक्चर के और सिमिलर फंक्शन वाले सेल एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ सेल अलग टाइप के, कुछ सेल अलग टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के सेल मिल के टिश्यू नहीं बनता है, समझ रहे हैं ना। टाइप का मतलब स्ट्रक्चर किसी सेल का अलग है, किसी सेल का अलग है, या उसका फंक्शन अलग है, और बहुत सारे सेल हमने मिला दिए, कहें टिश्यू नहीं, वो टिश्यू नहीं है, बल्कि जब उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन जब दोनों सेम हो और बहुत सारे सेल एक साथ मिले, तब उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोला जाता है। और ये उसका पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये हमारी जो कोशिश है, ये जो हमारा एक नया तरीका है जो हमने सीरीज निकाला है, ये क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट MCQs का, ये आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका कमेंट हमें अच्छा लगेगा तो हम उसको कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी डालेंगे। ठीक है, और अगर आपने अब तक क्या कहते हैं वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को शेयर नहीं किया, तो ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इंतज़ार करिए, बहुत जल्द मिलेंगे।